Hello students, let's back to our topic. In last class we were studying sexual reproduction in flowering plants. Last class में हम sexual reproduction in flowering plants पढ़ रहे थे. उसमें हमने प्लेसेंटा तक ख़त्म कर लिया था. आज के टॉपिक में हमें आज की क्लास में हमको स्टार्ट करना है मेगास्पोरेंजियम. ठीक है. ये सब हमने कवर कर लिया था अपनी पिछली क्लास में. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मैंने आपको बता दिया था. व्हाट इज़ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. इसके माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन कैसे होता है, एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम की लेयर्स, ये सारी लेयर्स के फंक्शंस क्या हैं, कैसे पॉलन ग्रेन में दो तरह की लेयर्स प्रेजेंट हैं, कैसे पॉलन ग्रेन आपका एक फॉसिल फ्यूल की तरह काम करता है क्योंकि इसके अंदर एक्साइन लेयर होती है और ये एक बहुत ही मोस्ट रेजिस्टेंट कंपाउंड से बना है विच इज़ नोन एज स्पोरोपोलेनिन. फिर हमने इंटाइन लेयर देखी थी विच इज़ अंदर वाली लेयर. उसमें क्यों वो कंटिन्यूअस होती है, क्यों वो थिन होती है, और सेलुलोज और पेक्टिन नॉर्मल प्लांट सेल की तरह, सेल वॉल की तरह बनी होती है. क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि बीच में उसको वहाँ से जर्मिनेट करना है. इंटाइन के अंदर आपके जर्म एक्साइन लेयर के अंदर, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन आपका एक बहुत ही रेजिस्टेंट कंपाउंड है, तो अगर वो किसी भी चीज़ से गलाया नहीं जा सकता है तो आपका प्लांट कैसे बाहर आएगा. इसीलिए नेचर ने बीच बीच में कुछ पोर्स प्रेजेंट रखे हैं जिसको हम लोग जर्म पोर बोलते हैं. ये सब हमने देख लिया था. मैच्योर पॉलन ग्रेन कैसे काम करता है, कितने सेल स्टेज पर होता है, जनरेटिव सेल क्या होता है, वेजिटेटिव सेल क्या होता है, ये सब हम कवर कर चुके हैं. पिस्टिल पॉलन इंटरैक्शन, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड टिल हेयर, राइट. तो ये प्लेसेंटा तक हमने एवरीथिंग कवर कर लिया था. आज की क्लास में यहाँ तक टिल हेयर वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था. आज की क्लास में हमको स्टार्ट करना है अपना नया टॉपिक विच इज़ मेगास्पोरेंजियम, या फिर जिसको हम लोग ओव्यूल बोलते हैं. अच्छा देखिए, इन नॉर्मल टर्म्स ऑल्सो मेगा वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है? बड़े के लिए. ठीक है. माइक्रो वर्ड छोटे के लिए यूज़ किया जाता है. तो मेगा से हम वैसे भी याद रखेंगे कि ओव्यूल जो होता है, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें, तो ओव्यूल जो होता है वो साइज में बड़ा होता है एज कम्पेयर टू स्पर्म्स. स्पर्म आपका मेल गैमीट होता है, ओव्यूल आपका फीमेल गैमीट होता है. वैसे यहाँ पे मेगास्पोर्स आपके फीमेल गैमीट्स थे और माइक्रोस्पोर्स आपके मेल गैमीट थे. मैंने आपको बोला था आपको याद रखना है. तो मेगास्पोर आप रिलेट करके याद रखेंगे ह्यूमन बॉडी से कि वो हमेशा आपका ओव्यूल होगा, यानी वो फीमेल गैमीट होगा. तो मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम क्या होगा? जो आपको ओव्यूल बेसिकली जो आपकी एग सेल को कंटेन करेगा, उसे हम लोग मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं. माइक्रोस्पोरेंजियम था जो पॉलन ग्रेन को रख रहा था अपने अंदर. मेगास्पोरेंजियम जिसके अंदर आपका फीमेल ओवरी, जिसे आप कहेंगे एग सेल रहेगा. ठीक है. सो ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर. ओव्यूल स्ट्रॉम स्ट्रक्चर होता है अटैच्ड टू प्लेसेंटा. प्लेसेंटा से अटैच्ड है ये. फ्यूनिकल क्या होता है? फ्यूनिकल यहाँ पर इसका ये वाला पोर्शन है जिससे ये अटैच कराएगा. एक स्टॉक है जिससे ओव्यूल आपका अटैच होगा प्लेसेंटा के थ्रू. प्लेसेंटा एक अदर ऑर्गन है, ओव्यूल अदर ऑर्गन है. दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में आपको क्या चाहिए? एक स्टॉक चाहिए, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर चाहिए. उसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं. ठीक है. इन केस ऑफ प्लांट्स. हाइलम क्या होता है? एक जंक्शन है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में. जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट है, यही वाला पॉइंट है जहाँ पे प्लेसेंटा और फ्यूनिकल आकर के अटैच हो रहे हैं. तो जिस पॉइंट पर वो अटैच हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर जिस पे ओव्यूल और फ्यूनिकल आकर के अटैच हो रहे हैं, सॉरी, सो ओव्यूल और फ्यूनिकल जिस पॉइंट पर अटैच हो रहे हैं उसको हम लोग हाइलम बोलते हैं. इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं? इंटेग्यूमेंट्स आपके प्रोटेक्टिव एनवेलप्स होते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं जो कि प्रेजेंट हैं आपकी सीड के अंदर. अब आप बोलोगे मैम इंटेग्यूमेंट्स की ज़रूरत क्या है? क्वेश्चन यहाँ से आता है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ इंटेग्यूमेंट्स. इंटेग्यूमेंट्स की ज़रूरत क्या है? तो इंटेग्यूमेंट्स की ज़रूरत है आपके सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि सीड की जो वायबिलिटी होती है, लाइफ स्पान होता है, वो बहुत लंबा होता है. वो क्यों लंबा होता है? क्योंकि डिफरेंट इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट है, डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट है जो एनवायरमेंटल कंडीशन से आपके दिस सीड को प्रोटेक्ट करती हैं. ठीक है. फिर आता है आपका माइक्रोपाइल. व्हाट इज माइक्रोपाइल और चलाजल? आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है. कई बार क्या करता है आपका एग्जामिनर, ये डायग्राम दे देता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम.
अब आपको ऐसा डायग्राम आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है जिसमें आप बच्चे किसमें कंफ्यूज होते हैं, चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड में, दोनों एंड्स में कंफ्यूज रहते हैं कि किधर से ओपनिंग होगी, कहाँ से एंटर करेगा आपका। बेसिकली जब पॉलन ग्रेन आएगा तो पॉलन ट्यूब के साथ आएगा, ठीक है, 2 सेल स्टेज पर आएगा या 3 सेल स्टेज पर आएगा, ठीक है। 2 सेल स्टेज था, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, उसमें आकर के वो एंटर करेगा, किसके अंदर, एग सेल के अंदर एंटर करेगा। तो जो ये ओव्यूल है, जो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसकी 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट है, इसके 2 साइड्स प्रेजेंट है, एक माइक्रोपाइलर एंड होता है, एक चलाजल एंड होता है, ठीक है। तो चलाजल एंड एंड माइक्रोपाइलर एंड हम कैसे याद रखेंगे कि कौन सा वाला माइक्रोपाइलर है, कौन सा चलाजल है। तो मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक बताऊंगी। चलाजल एंड आपका बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का, ठीक है। अब देख के कैसे पता चलेगा कि ओव्यूल का बेसल पार्ट है तो किधर से ओपनिंग होगी। माइक्रोपाइलर इज अ स्मॉल ओपनिंग एट द टिप ऑफ अ ओव्यूल इनटू वेयर पॉलन ट्यूब एंटर्स। पॉलन ट्यूब आपका एंटर करता है माइक्रोपाइलर एंड से, माइक्रोपाइलर एंड से पॉलन ट्यूब एंटर करता है, एमपी बना लेता है। जब माइक्रोपाइलर एंड से पॉलन ट्यूब की एंट्री हो जाएगी तो वो एमपी बना लेगा, ठीक है। यहाँ पे जाकर के दोनों की मीटिंग हो जाएगी तो मेन क्या होगा, इनकी सरकार आ जाएगी ना, दोनों की मीटिंग होगी, नया फॉर्मेशन हो जाएगा, नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा, नई जनरेशन का फॉर्मेशन होगा। तो आप इससे रिलेट करके याद रखेंगे कि माइक्रोपाइलर एंड रिलेटेड है आपके पॉलन ट्यूब्स के साथ। पॉलन ट्यूब की एंट्री हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से होगी, चलाजल एंड से नहीं होगी, ठीक है। सो माइक्रोपाइलर एंड से आपकी स्मॉल ओपनिंग है, टिप के ऊपर प्रेजेंट होती है, जहां से आपका पॉलन ट्यूब एंटर करेगा। यही क्वेश्चन बनता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, यहाँ से क्वेश्चन 1 बन जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। चलाजल बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का। न्यूसेलस क्या होता है, न्यूसेलस आपका 2n होता है। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको n और 2n में डिफरेंस पता है, डिप्लॉइड और हेप्लॉइड क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सिंपल चीज़ है, आप किसी भी सेल को अगर बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से, तो अगर आपकी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम नंबर 46 है, टोटल क्रोमोसोम का नंबर है, तो आप डिप्लॉइड है। अगर उसका आधा है, 23 है, तो आप हेप्लॉइड है, सिंपल। सो न्यूसेलस जो होता है वो मास ऑफ सेल होता है, एनक्लोज होता है इंटेग्यूमेंट के अंदर, और इसके पास अबंडेंट फूड रिजर्व होता है। ये क्यों प्रेजेंट है न्यूसेलस, क्योंकि जब आपका डेवलपमेंट हो रहा है, किसका डेवलपमेंट, आपके जब प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है, ये फेज डेवलपमेंट का ही है ना, डेवलपमेंट हो रहा है प्लांट का, तो जब आपके प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है उस दौरान उसको बहुत सारा फूड चाहिए, फूड रिजर्व चाहिए उसको ग्रो कराने के लिए। इस ग्रोथ में ये हेल्प करता है आपका न्यूसेलस, बहुत सारा फूड रिजर्व करके रखता है, ठीक है। दिस डायग्राम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से जो जो हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े हैं वही यहाँ पर मेजर किया, वही यहाँ पर लेबल किया गया है, आपको ये ध्यान में रखना है। फिर आता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब स्पोरोजेनेसिस मैंने उस दिन भी आपको बताया था, मेगा का मतलब क्या होगा, ओव्यूल से रिलेटेड बात हो रही है, यानी फीमेल गेमेटोफाइट की बात हो रही है। स्पोरो का मतलब, स्पोरोडिरेट तो हम दोनों के ही टर्म्स में कर रहे हैं क्योंकि स्पोर से ही ये जनरेट हुए हैं, एंड जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो हम कभी भी वर्ड्स को स्प्लिट कर करके बात करेंगे तभी हम लोग याद कर पाएंगे। तो जेनेसिस का मतलब कहीं पे भी, यहीं पर नहीं, कहीं पे भी इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। तो मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब मेगास्पोर के फॉर्मेशन में जो हेल्प करेगा उसे मेगास्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, मैंने आपको बताया था हमेशा माँ से ही बच्चा आएगा। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था, माइक्रोस्पोर मदर सेल के थ्रू हो रहा था, तो मेगास्पोर का फॉर्मेशन भी मेगास्पोर मदर सेल के थ्रू होगा, वेरी ऑब्वियस। तो मेगास्पोर का फॉर्मेशन मेगास्पोर मदर सेल के थ्रू होगा, और मदर सेल हमेशा जब भी नई जनरेशन को प्रोड्यूस करती है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो या प्लांट बॉडी हो, हमेशा वो मियोटिक डिवीजन में जाती है। मियोटिक डिवीजन का मतलब क्या होगा कि उसकी बॉडी 2n है और वो n में कन्वर्ट होगी, यानी आधे हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के नंबर, ठीक है। तो मेगास्पोर मदर सेल कन्वर्ट होगी, मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी किस डिवीजन के साथ, मियोटिक डिवीजन के साथ, ठीक है। इसमें मियोटिक डिवीजन होगा नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस, और इसी प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ओव्यूल, हमने अभी देखा, ये डायग्राम हम देख रहे थे, ये प्रोसेस पूरा ओव्यूल के अंदर होता है। नेक्स्ट कम ओव्यूल डिफरेंशिएट्स अ सिंगल, ठीक है। ओव्यूल क्या करता है, अब ओव्यूल डिफरेंशिएट्स अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। अब सिंगल मेगास्पोर मदर सेल किस तरीके से ओव्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा, किस तरीके से आपके मेगास्पोर्स बनेंगे, वो हम प्रोसेस देखेंगे। इन दी माइक्रोपाइलर रीजन, अभी मैंने आपको बताया कि पॉलन ट्यूब अंदर एंटर करेगा माइक्रोपाइलर रीजन से। माइक्रोपाइलर रीजन से जब वो एंटर किया तो उसके पास क्या थे, पॉलन ग्रेन्स थे। कितने सेल स्टेज पे थे, 2 सेल स्टेज पर थे, ठीक है। कुछ 3 सेल स्टेज पे भी होते हैं। माइक्रोपाइलर रीजन
रीजन से न्यूसेलस के थ्रू एंटर करेगा। MMC यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोस मियोटिक डिवीजन, ये मियोटिक डिवीजन में जाएगी जो कि बना देगा आपके 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, उनमें से 3 डिजेनरेट कर जाएंगे और एक ही मदर सेल होगा, एक ही फिर मेगास्पोर होगा जो फर्दर जाकर के आपके एग सेल का फॉर्मेशन करेगा या फर्दर आपकी फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, पूरा एम्ब्रियो सैक या एम्ब्रियो गैमेटोफाइट बना देगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। Okay, now comes this much from here. चलिए आइए, इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स 3 मेगास्पोर डीजेनरेट। अभी मैंने आपको बोला ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट में 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाता है। 1 मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट जिसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ठीक है, एक ही मेगास्पोर रह जाएगा जो कि डेवलप करेगा फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। गैमेटोफाइट क्या होता है? जो आपके गैमीट को होल्ड करके रखेगा, गैमीट को पकड़ के रखेगा, वेट करेगा ओव्यूल पॉलन ग्रेन के आने का, मेल गैमीट के आने का, फर्टिलाइजेशन होने का, उसे हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर, यहाँ पे फंक्शनल मेगास्पोर कौन सा है? वो वही एक मेगास्पोर जो जाकर के फर्दर गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा है। That one functional megaspore divides mitotically. Now, अब वो एक मेगास्पोर जो एक फंक्शनल मेगास्पोर था वो माइटोटिकली डिवाइड कर रहा है। इट इज नॉट डिवाइडिंग मियोटिकली, जरूरत ही नहीं है, मियोटिकली तो हो गया, मियोसिस तो हो गई, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया, अब उसको माइटोटिकली डिवाइड करना है। कैसे? टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव्स टू ऑपोजिट पोल्स टू फॉर्म 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। 2 more sequential mitotic division results into 8 nucleus and embryo sac। अब देखिए इसको, इस प्रोसेस को पूरे को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ये डायग्राम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब आप बोलोगे मैम सारे डायग्राम्स, देखिए बच्चे रखना तो आपको ये पूरा सेल स्टेज के फॉर्म में है, क्योंकि ये पहले सबसे पहले ये बन रहा है, उसके बाद ऐसे बन रहा है, फिर ऐसे बन रहा है एंड देन फाइनली यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो और अब बहुत इजीली आपको अभी समझ में आएगा। सी, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है, ऊपर वाला माइक्रोपाइलर एंड डिनोट कर दीजिए, नीचे वाला चलाजल एंड है। जो हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा है वही डायग्रामेटिक व्यू दिखाने की कोशिश किया गया है यहाँ पे आपके एनसीईआरटी के अंदर। साइड में जो ये आपके सेल्स हैं, ये सेल्स क्या हैं? न्यूसेलस के सेल्स हैं। साइड से ही तो न्यूट्रिशन आएगा, साइड से ही तो फूड प्रोवाइड किया जाएगा, तो साइड से ये सारे सेल्स, न्यूसेलस हमारा काम कर रहा था फूड प्रोडक्शन का, फूड प्रोवाइड करने का काम, तो न्यूसेलस यहाँ पे प्रेजेंट है। मेगास्पोर मदर सेल सेंटर में प्रेजेंट है जो फर्दर जाकर के 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगी। नेक्स्ट प्रोसेस में, नेक्स्ट में देखिए आप, ये कितने मेगास्पोर में कन्वर्ट हो गया? डायाड, डायाड मतलब 2, डाई का मतलब 2 होता है। ये मेगास्पोर में 2 स्प्लिटिंग हो गई और 2 डायाड में कन्वर्ट हो गया। न्यूसेलस है, माइक्रोपाइलर एंड सेम है। फिर ये किस में कन्वर्ट हो गए? टेट्राड में। 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, मेगास्पोर टेट्राड में कन्वर्ट हो गया। यही हमने प्रोसेस के अंदर पढ़ा था। फिर ये टेट्राड में से ये जो 3 है, ऊपर वाले जो 3 है, ये डीजेनरेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और ये जो 1 है यही फर्दर जाकर के इनका फॉर्मेशन करेगा। ये 1 क्या करेगा? एक के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो एक न्यूक्लियस 2 में कन्वर्ट होगा, 2 से 4 में कन्वर्ट होगा, 4 से 8 में कन्वर्ट होगा। अभी आपको बताया गया था, ऊपर आपने देखा था कि आपके ये 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बना देता है। वो एक फंक्शनल मेगास्पोर 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बना देता है। 8 का फॉर्मेशन हो गया। अब ये 8 न्यूक्लियस डिवाइड कैसे कैसे करेंगे, मतलब अरेंजमेंट कैसे कैसे होगा, कौन सा न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होगा? तो इनमें से जो 3 होते हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ मूव कर गए, 3 नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं, 6, और 2 सेंटर में आकर के लोकेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। देखिए ऊपर की तरफ, ऊपर नीचे, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझना, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि किस तरीके से अरेंजमेंट हो रहा है। 3 एक साइड चले जाएंगे, 3 एक साइड आ जाएंगे, 2 बीच में आ जाएंगे, 8 न्यूक्लिएट का स्ट्रक्चर बन गया। नाउ अब इस तरीके से पूरा ये है आपका एम्ब्रियो सैक। फाइनली जो अब प्रिपेयर हुआ वो था एम्ब्रियो सैक। फाइनल प्रिपरेशन किसकी हुई? एम्ब्रियो सैक की हुई। ठीक है, ओके, तो दिस वाज एम्ब्रियो सैक, फाइनल वाला एम्ब्रियो सैक है। इसमें कैसे अरेंजमेंट होगा? मैंने आपको बोला कि 3 न्यूक्लियस को एक साइड कर दीजिए, 3 को एक साइड कर दीजिए। तो आपने न्यूक्लियस भेजा है तो उनके आगे आसपास बाउंड्रीज भी तो बनानी पड़ेगी ना।
सेल्स बनाने पड़ेंगे, तो उनको 3 सेल्स में डिवाइड कर दीजिए। जो एक साइड आपका था उसकी साइड पे एंटीपोडल्स लिख दीजिए, मतलब इनको एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। अब फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा मैम आपने 3 तो भेज दिया, लेकिन माइक्रोपाइलर एंड और चलाजल एंड आपने बता दिया था कि एक माइक्रोपाइलर होगा एक चलाजल होगा। फिर आपने एमपी वाले ट्रिक से ये बता दिया था कि पोलन ग्रेन हमेशा आपके एमपी यानी एम वाले माइक्रोपाइलर एंड से अंदर एंटर करेगा। ठीक है मैम, ये भी समझ में आ गया, लेकिन हम कैसे समझे कि चलाजल वाले को एंटीपोडल्स बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स चलाजल वाली साइड को ही बोलेंगे। तो आप इसके लिए ट्रिक बनाएंगे AC, ठीक है, AC एंटीपोडल सेल्स, चलाजल एंड पे प्रेजेंट होंगे एंटीपोडल सेल्स, इसको ऊपर सेपरेट कर दीजिए। माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड मतलब नीचे की तरफ आप हमेशा रखेंगे उसको, और वहां से आपके एंटर करेंगे पोलन ट्यूब, तो यहाँ से आपके पोलन ट्यूब आकर के एंटर करेंगे। यहाँ पर भी आपके जो नीचे वाले सेल्स हैं इनमें 2 किस तरीके का अरेंजमेंट होता है ये देखिए, यहाँ पे ये समझिए कैसे अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर आपका जो वो 3 सेल स्टेज था, 3 न्यूक्लियस था, उसमें 2 एक तरफ आकर के लग जाएगा और एक ऊपर की तरफ लग जाएगा। जो एक तरफ आकर के 2 लगेंगे उन सेल्स को हम सिनर्जिड्स बोलते हैं। तो हमारे पास 2 सिनर्जिड्स होते हैं, 3 एंटीपोडल्स होते हैं, एक एग सेल होता है, और उसके बाद ये वाला जहाँ पे सेंटर में जो कि एक बाउंड्री नहीं कवर की गई है, हमने सेल नहीं बनाया है, लेकिन सेंटर में आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो वो कंप्लीट एज अ सेंट्रल सेल बोला जाता है, माना जाता है दैट्स अ कंप्लीट सेंट्रल सेल, जहाँ पे आपके पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। जो सेंटर में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट थे वो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो जब आप इसको काउंट करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 8 न्यूक्लियस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 न्यूक्लियस है, लेकिन कितने सेल हैं 1 2 3, ऊपर 3 सेल हैं, नीचे 3 सेल हैं, 1 2 और एक एक्स सेल, 3 6 सेल हैं। और ये जो सेंटर में है जहाँ पे 2 न्यूक्लिया 2 पोलर न्यूक्लिया प्रेजेंट है, इसको हम लोग सेंट्रल सेल बोलते हैं, जिसको एक ही कंसिडर किया जाता है। तो एक एम्ब्रियो सेल के अंदर 7 सेल स्टेज होती है, 7 सेल होता है एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है, यानी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन आपका आता है, जिसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी आ सकता है। इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए, कैसे आपका मेगास्पोरोजेनेसिस हो रहा है, कैसे मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे वो टेट्राड बन रहे हैं, फिर कैसे टेट्राड में से 3 डीजनरेट कर जा रहे हैं, एक सिंगल फंक्शनल है जो कि फर्दर पूरे कंप्लीट गेमीटोफाइट, फीमेल गेमीटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। ये पूरा प्रोसेस आपको पता होगा, तभी आप यू विल बी एबल टू स्कोर फुल मार्क्स। 4 नंबर का पूछता है तो 4 नंबर में आपको डायग्राम जरूर बनाना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, लिखने के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से आपके एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है, आपको डायग्राम भी उसी तरीके से बनाना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप मैंने ये क्लियर कर दिया। रीडिंग कर लेते हैं एक बार। In most of flowering plants 3 मेगास्पोर degenerate, 1 मेगास्पोर develops into female gametophyte, जिसको हम embryo sac बोल रहे हैं। ये रहा आपका embryo sac, this is your embryo sac. The nucleus of functional megaspore divides mitotically, mitotically divide कर रहा है to form 2 nuclei, पहले 2 nuclei बनाएगा which move to opposite poles, जो opposite poles में move कर जाएंगी। उसके बाद to form 2 nucleate embryo sac, और इस तरीके से 2 nucleate embryo sac बन जाएगा। 2 more sequential mitotic division, फिर से 2 sequential mitotic division होगा, जिसकी वजह से 8 nucleate structure बन जाएगा। ओके, सो 6th of the 8 nucleus surrounded by cell wall, 6 न्यूक्लियस, 6 इन 8 में से 6 जो होंगी वो सेल वॉल से घिरी हुई होंगी। देखिए 6 सेल वॉल से घिरी हुई हैं, एंड रिमेनिंग 2 न्यूक्लिया जिनको हम पोलर न्यूक्लिया बोल रहे हैं आर सिचुएटेड बिलो दी एग अपैरेटस। वो कहाँ पे सिचुएटेड होंगे? एग अपैरेटस के बिलो सिचुएटेड होंगे। अच्छा, एग अपैरेटस के यहाँ पे एक चेंजेस कर दीजिएगा, दिस विल नॉट बी बिलो, दिस विल बी अबव। ठीक है, अबव एग अपैरेटस ये है, इसके ऊपर सिचुएटेड होती हैं। ठीक है, चलिए, दिस विल बी अबव द एग अपैरेटस। 3 सेल्स आर ग्रुप्ड इन माइक्रोपाइलर एंड, 3 सेल आपके माइक्रोपाइलर एंड में ग्रुप्ड हैं, जिनमें से 2 सिनर्जिड है और एक एग है। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड टू कॉन्स्टिट्यूट एग अपैरेटस, और इस कंप्लीट को, वैसे एक ही सेल है एग, लेकिन इस पूरे को हम लोग एग अपैरेटस बोलते हैं। ठीक है, एंड 3 सेल्स एट चलाजल एंड, और 3 चलाजल एंड में प्रेजेंट है, जिसको हम लोग एंटीपोडल सेल्स बोल रहे हैं। इस मैच्योरिटी के बाद एक एम्ब्रियो सैक बनता है, जिसमें 8 न्यूक्लिएट होता है और 7 सेल्स होते हैं। इसी को आपको एक्सप्लेन करना है इन 4 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क्स में तो अभी तक नहीं पूछा गया है, 3 मार्क 4 मार्क में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका
पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन, ऑलरेडी छोटी सी क्लासेस से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं पॉलिनेशन क्या होता है। फिर से देख लेते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन एक बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक है, ठीक है। क्लास 8 से आप इसकी डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, एंथर क्या है, पॉलन ग्रेन का मेल पार्ट है, स्टेमन, स्टेमन के अंदर एंथर था, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा टू फॉर्म पॉलन ट्यूब एंड फर्टिलाइजेशन अकर। तो इसी प्रोसेस को जो ट्रांसफरिंग है पॉलन ग्रेन की स्टिग्मा पर, लैंडिंग है जो पॉलन ग्रेन की स्टिग्मा पर किसी के भी थ्रू, पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू, उसको हम उस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। तो पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन। यही आपको यहाँ पे भी देनी है, ये आप 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई डीप कोई इलेबोरेशन नहीं हुआ है, ये एज इट इज सेम है। हाँ, इसके बाद का प्रोसेस जरूर आपको एक्सप्लेन करना है कि पॉलिनेशन कितने तरह की होती है, ये आपको 8th में 9th में 10th में नहीं देखने को मिला, दिस इज ओनली इन क्लास 12th, ठीक है। तो ये आपको जरूर एक्सप्लेन करना है कि देन फर्दर कितने टाइप्स की पॉलिनेशन होती है। पॉलिनेशन आपकी ऑटोगैमी हो सकती है। ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है, अब ऑटो से मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, ऑटो का मतलब सेल्फ, कहीं पे भी हम ऑटोमेटिक, ऑटो का मतलब क्या होता है, अपने आप होने वाला। तो गैमी का मतलब तो पता ही चल गया हमको कि फ्यूजन होगी, ठीक है भाई, समझ में आ गया कि ट्रांसफर होगा फिर फ्यूजन होगा। लेकिन ऑटो का मतलब सेल्फ होगा, मतलब खुद के अंदर होगा, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। जब एक ही फ्लावर के अंदर दोनों प्रेजेंट हैं, आपके मेल गैमीट भी प्रेजेंट है, फीमेल गैमीट भी प्रेजेंट है, मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, तो उसे क्यों किसी और फ्लावर की जरूरत है, उसके पास तो दोनों है, उसे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब अपने ही फ्लावर से, अपने ही फ्लावर के अंदर से एंथर से पॉलन ग्रेन पास कर रहा हो, ट्रांसफर कर रहा हो स्टिग्मा के ऊपर, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम ऑटोगैमी बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका ऑटोगैमी में फर्दर वी हैव 2 टाइप्स। ऑटोगैमी के अंदर भी 2 तरह की ऑटोगैमी होती है, एक होता है क्लिस्टोगैमी, दूसरा होता है कैस्मोगैमी। अब क्लिस्ट, ऐसे मैं याद कराती हूँ बच्चों को, क्लिस्ट का मतलब क्या होता है, मुट्ठी, ठीक है, क्लिस्ट। तो अब जब आप क्लिस्ट एक जगह मुट्ठी बांध दोगे तो इसका मतलब क्या है, फ्लावर बंद हो गया, ऐसे अज्यूम करना है कि दिस इज योर फ्लावर, आपका ये फ्लावर हमेशा बंद रहेगा, ठीक है। और इसी के अंदर आपके दोनों, जब ये बंद है तो कहीं और से तो इसको नहीं मिल पाएगा, इसी के अंदर प्रेजेंट होगा आपका मेल और फीमेल गैमीट भी, और फीमेल मतलब मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी, यहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो ये जो क्लिस्टोगैमी है, इस प्रोसेस के अंदर जो फ्लावर होता है वो मोस्टली बंद होता है, एक ही फ्लावर होता है, और उसी के अंदर क्या होती है, आफ्टर मेच्योरेशन, एक बार मेच्योर हो गया आपका मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाता है स्टिग्मा के ऊपर, ये होती है क्लिस्टोगैमी। यही कैस्मोगैमी क्या होती है, कैस्मोगैमी के अंदर फ्लावर अलग अलग होते हैं लेकिन सेम प्लांट के होते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये ऑटोगैमी कैसे है, बिल्कुल है ऑटोगैमी, क्योंकि उनका जेनेटिक नेचर सेम है ना, जीन तो सेम है, प्लांट एक ही है, तो उसके अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक भी सेम है, लेकिन उस प्लांट की एक ब्रांच का एक फ्लावर, दूसरी ब्रांच का दूसरा फ्लावर, जब ये दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, पॉलिनेशन होगी, तो इस प्रोसेस को हम कैस्मोगैमी बोलते हैं। ये भी एक ऑटोगैमी का टाइप है क्योंकि जेनेटिक नेचर इनका भी सेम है। पढ़ लेते हैं इसको। क्लिस्टोगैमी क्या है, फ्लावर विच डू नॉट ओपन, जो कभी ओपन नहीं होगा, क्लिस्ट बना करके रखेगा। क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर ऑटोगैमस, ये हमेशा ऑटोगैमस रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी ही नहीं है, फ्लावर बंद है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कहीं और से कोई पॉलन ग्रेन आ सके, अंदर ही है जो उसको करना पड़ेगा। सो इसमें फ्लावर हमेशा ऑटोगैमस होगा, एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है, चांस ही नहीं है, लैंडिंग ऑन दी स्टिग्मा। So, क्लिस्टोगैमस flower produces assured seed set even in the absence of pollinators. तो इससे क्या समझ में आता है कि ये पक्का, मतलब इससे अश्योरिटी है, 100% अश्योरिटी होती है कि ये सीड सेट प्रोड्यूस ही करेगा, इवन पॉलिनेटर ना भी प्रेजेंट हो, हवा ना भी चले, इंसेक्ट ना भी आए, एनिमल ना भी आए, तो भी ये पॉलिनेशन करेंगे, अपने टाइम पे करेंगे जब मैच्योर होंगे, बट पॉलिनेशन फॉर श्योर करेंगे, क्योंकि फ्लावर बंद है, फ्लावर बंद है तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई और आकर के इस पे लैंड करेगा, इन्हीं को आपस में फ्यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका होता है फॉर श्योर होता है फर्टिलाइजेशन, और इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं वायोला, ठीक है, जिसको कॉमन पैंसी बोलते हैं, ऑक्सालिस एंड कॉमेलिना, ये 3 आपके एनसीईआरटी के गिवन एग्जांपल्स हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट कम कैस्मोगैमस। कैस्मोगैमस का मतलब होता है जिसका एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा है। तो फ्लावर जो है वो क्या है,
प्लांट सेम है इसलिए हमने इसको ऑटोगैमस कहा, ऑटोगैमी बोला, लेकिन एक्सपोज है फ्लावर, बंद नहीं है, दूसरे अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। अब कोई और फ्लावर का लैंड करेगा आकर के पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पे हवा के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, तो वो मना थोड़ी करेगा कि नहीं भाई यहाँ से जाओ, मैं ऑटोगैमस से सिर्फ अपने के साथ फ्यूज करूंगा। लैंडिंग तो हो सकती है, फर्टिलाइजेशन हो ना हो वो अलग बात है, और फर्टिलाइजेशन भी बिल्कुल होगी अगर स्पीशीज सेम है, ठीक है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है क्रॉस पॉलिनेशन की, ऊपर कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी क्रॉस पॉलिनेशन की। नेक्स्ट कम्स जीटोनोगैमी। जीटोनोगैमी, जीटोनोगैमी का क्या मतलब होता है? जेनेटिक नेचर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स प्रेजेंट है उसे जीटोनोगैमी बोलते हैं, यानी इनका जेनेटिक जो नेचर है वो सेम रहेगा। लेकिन अगेन अब आप बोलोगे मैम कैस्मोगैमी और जीटोनोगैमी में डिफरेंस क्या था? एक ही जैसे तो बता रहे हो। तो कैस्मोगैमी में बच्चे बस ये डिफरेंस था कि वो फ्लावर जो था वो ओपन था, क्लिस्टोगैमी में फ्लावर हमेशा क्लोज रहेगा, कैस्मोगैमी में फ्लावर ओपन रहेगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी, अच्छा कैस्मोगैमी का पॉसिबिलिटी ये है कि कैस्मोगैमी में फ्लावर सेम हो सकता है, यानी फ्लावर एक ही फ्लावर के अंदर दोनों आपका मेल और फीमेल पार्ट हो सकता है, लेकिन ये ओपन रहेगा, ये एक कैस्मोगैमी है। लेकिन जीटोनोगैमी का मतलब होता है फॉर श्योर जब आपका प्लांट के अंदर एंथर और स्टिग्मा अलग अलग हो, यानी एंथर और स्टिग्मा मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों अलग अलग हों, एक ही फ्लावर है लेकिन जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग फ्लावर है, एक ही प्लांट है, उसे जीटोनोगैमी बोलते हैं। यानी जेनेटिक नेचर जो जीन है वो सेम है, लेकिन जो प्लांट है, फ्लावर जो है वो डिफरेंट है। तो ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of different flower of same plant, जीटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। ऑब्वियसली अब आपका एक फ्लावर ये है, दूसरा फ्लावर दूसरे ब्रांच पे है, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है ना। तो फंक्शनली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है, इन्वॉल्विंग पॉलिनेटिंग एजेंट होंगे इसमें, लेकिन जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी सिंस pollen grains comes from सेम फ्लावर, ठीक है। तो सेम प्लांट से पॉलन ग्रेन आ रहे हैं, तो इसलिए ये फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन अगर आप जेनेटिक नेचर इनका जा करके चेक करोगे तो इनका जेनेटिक नेचर सेम होगा, यानी ये फंक्शनली कैसे हैं आपके क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन आप जेनेटिकली चेक करोगे तो दीज आर ऑटोगैमस ओनली। नेक्स्ट कम्स जीनोगैमी। जीनोगैमी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट फ्लावर ऑफ सेम स्पीशीज। मतलब जब आपके डिफरेंट प्लांट से एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जा रहा है, इसको हम लोग नॉर्मल केस में जो होता है क्रॉस पॉलिनेशन, उसको हम लोग जीनोगैमी बोलते हैं। तो हमने तीन तरह की पॉलिनेशन के अंदर देखा, ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगैमी थी जब सेल्फ अपने अंदर हो रहा हो, एक ही फ्लावर है, फ्लावर के अंदर आपका मेल फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है, और जब आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, वो ऑटोगैमी था। जीटोनोगैमी क्या था? फ्लावर डिफरेंट है लेकिन प्लांट सेम है, उसे जीटोनोगैमी बोला। जीनोगैमी क्या था? फ्लावर भी डिफरेंट, प्लांट भी डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट कम्स एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के कौन कौन से एजेंट्स हैं? तो पॉलिनेशन में हमारे एबायोटिक फैक्टर है, जिसे वाटर विंड बोल दिया, बायोटिक फैक्टर है इंसेक्ट, बटरफ्लाई, हनी बी एटसेट्रा। लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस बाय प्लांट्स। प्लांट्स के थ्रू बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि बायोटिक मोड ऑफ पॉलिनेशन को यूज करके, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स आर वेस्टेड ड्यूरिंग ट्रांसफर। ऑब्वियसली बहुत सारे पॉलन ग्रेन जैसे स्पर्म के केस में होता है, कोई एक ही स्पर्म जाकर के फ्यूज करता है ना हमारी मेल पार्ट फीमेल पार्ट को, लेकिन स्टिल रिलीज कितने होते हैं? मिलियंस में रिलीज होते हैं आपके, राइट। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आपके एंटर कर रहे हैं फीमेल बॉडी के अंदर, लेकिन बाकी सब क्या हो रहे हैं? बाकी सब तो वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि एक ही फ्यूजन में यूज हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। तो वैसे ही बहुत सारे पॉलन ग्रेन का यहाँ पे वेस्टेज होता है, क्योंकि पॉलिनेशन के दौरान सिर्फ एक ही, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के दौरान एक ही इन्वॉल्व है, ठीक है। अडेप्टेशन इन फ्लावर्स ऑफ पॉलिनेशन। अब किस किस तरह की अडेप्टेशन पॉसिबल होगी? मतलब हमारा पॉलन ग्रेन किस तरह का होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, अलग अलग डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर विंड चल रही है, हवा चल रही है, लेट सपोज कि आपने विंड एक पॉलिनेटिंग एजेंट लिया, तो विंड से ट्रांसफर होने वाले पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए? फेदरी होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए। अब हवा तो अपनी स्पीड से चलेगी ना, हवा पॉलन ग्रेन को उड़ाने के लिए तेज थोड़ी हो जाएगी, नॉर्मल स्पीड से चलेगी। तो अगर वो भारी भरकम होगा तो ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा, राइट। तो वो हवा से उड़ने वाला होना चाहिए, यानी लाइट वेट होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही अगर हम इंसेक्ट की बात करें, वो फ्लावर्स जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, उनकी फ्लावर्स कैसे होने चाहिए, उनके पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए? तो पहले तो फ्लावर पे इंसेक्ट आएगा क्यों?
उसका पर्पस पॉलिनेशन कराना नहीं है, उसका पर्पस वो कोई सोच के नहीं आ रहा है कि पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कराना है, मुझे लेके जाना है, वो तो नेचुरल प्रोसेस हो रही है, वो अपने काम के लिए आ रहा है, उसकी बॉडी के साथ अटैच हो रहा है और वो जब दूसरे फ्लावर पे जा रहा है तो ऑटोमेटिकली पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है। ये नेचर ने इस तरीके से ब्यूटीफुली डिजाइन किया है पूरा प्रोसेस, ताकि एक दूसरे का इन्वॉल्वमेंट हो सके, मतलब एक दूसरे की हम हेल्प कर सके जान के और अनजाने से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो फ्लावर पे क्यों आएगा वो इंसेक्ट, जब वो फ्लावर के पास या तो नेक्टर होगा, अच्छा नेक्टर होगा, या वो फ्लावर अच्छा खुशबू प्रोड्यूस करता होगा, फ्रेग्रेंस होगी उसके अंदर, या कलर होगा, कुछ अच्छा होगा जिसके अपने फायदे की वजह से वो आएगा। तो इन शॉर्ट हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर है तो उसके अंदर अच्छी फ्रेग्रेंस होगी, उसके अंदर नेक्टर प्रेजेंट होगा, तो वो फ्लावर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट करेगा। अगर वो फ्लावर विंड से पॉलिनेट करता है तो उसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं उसको लाइट वेट होना पड़ेगा, यानी वो लाइट वेट प्रोड्यूस होंगे। तो यही नोट्स में लिखा हुआ है कि विंड पॉलिनेशन के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले फ्लावर्स कैसे होते हैं, अडेप्टेशन कैसी कैसी होती है फ्लावर्स के अंदर पॉलिनेशन को कराने के लिए। तो अगर वो विंड पॉलिनेटिंग करने वाला फ्लावर है तो वो कैसा होगा, किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होगा। पॉलन ग्रेन्स लाइट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, स्टिकी होंगे तो फिर जाकर के चिपक जाएंगे अपने अंदर के साथ, उड़ ही नहीं पाएंगे। तो लाइट वेट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे और विंग्ड होंगे, मतलब अपनी विंग्स भी होंगी उनके पास। ठीक है, फिर एंथर कैसा होगा इसका, वेल एक्सपोज होगा। अगर एंथर एकदम अंदर की तरफ होगा फ्लावर के अंदर तो हवा चलेगी तो कहाँ पॉलन ग्रेन उड़ पाएगा। तो पॉलन ग्रेन की हेल्प से जब अगर फ्लावर को एक्सपोज, पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कराना है तो फ्लावर कैसा होना चाहिए, एंथर कैसा होना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए। ठीक है, स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, लार्ज एंड फेदरी होना चाहिए। स्टिग्मा के पास स्पेस होना, अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए, साथ ही साथ फेदरी होना चाहिए ताकि वो अपने अंदर ट्रैप कर ले पॉलन ग्रेन को जो हवा से आ रहा है। ठीक है, फ्लावर ऐसे कैसे होते हैं, एक ओव्यूल, जनरली ये वाले फ्लावर वन ओव्यूल वाले होते हैं और इनका अरेंज होते हैं इन्फ्लोरेसेंस के अंदर। इसका एग्जांपल हो जाता है कॉर्न कॉब, कॉटन एंड डेट पाम। ये सब आपके एनसीईआरटी के गिवन एग्जांपल्स हैं, आप इसे फॉर श्योर याद करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका वाटर पॉलिनेटिंग। वाटर पॉलिनेशन करने वाले फ्लावर, वाटर से पॉलिनेट होने वाले फ्लावर किस तरह के होते हैं। कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा सा हम अपना ब्रेन भी यूज करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा रटने वाली कोई प्रोसेस नहीं है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप रिलेट कर करके याद करेंगे। वाटर पॉलिनेशन करने वाले फ्लावर्स या वाटर पॉलिनेशन करने वाले जो स्पीशीज हैं वो कौन कौन से हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, एल्गी हैं। जनरली एल्गी, एल्गी क्या है, एल्गी क्या होता है, पानी बहुत जगह बहुत दिन तक कहीं एक जगह इकट्ठा हो जाए तो यहाँ वहाँ एल्गे का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जहाँ पानी होगा वहाँ एल्गे होगा, यानी वाटर पॉलिनेशन, एल्गे में वाटर पॉलिनेशन हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स के अंदर भी वाटर पॉलिनेशन होता है। इसके पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, प्रोटेक्टेड बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। ये समझना जरूरी है, व्हाट इज इट, म्यूसिलेजिनस कवरिंग क्या होती है। म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है बच्चे जब आपको पानी से जो कवरिंग प्रोवाइड की जाती है, एक बाहर स्टिकी सी या एक बाहर वैक्सी सी लेयर होती है उन फ्लावर्स के ऊपर, क्योंकि उनके फ्लावर को पानी से प्रोटेक्शन, वाटर प्रूफ, बेसिकली उनको वाटर प्रूफ बनाया जाता है, इसलिए उनकी जो कवरिंग होती है वो म्यूसिलेजिनस होती है। उस तरह के फ्लावर वाटर से पॉलिनेट करते हैं। एग्जांपल्स होते हैं इसके फ्रेश वाटर प्लांट्स जैसे कि वैलेसनेरिया, हाइड्रिला, सी ग्रास, जूस्टेरा जिसको हम बोलते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए जो आपकी वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं। फिर आते हैं मेन फीचर्स ऑफ विंड एंड वाटर पॉलिनेटिंग फ्लावर के मेन फीचर्स क्या होने चाहिए, ये पॉलन ग्रेन्स लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होने चाहिए। क्यों, वाटर के थ्रू अगर एक दो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा एक प्लांट, जो वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट है लेकिन प्रोड्यूस कर रहा है एक दो नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन, तो वो तो वहीं पर जाकर के वाटर बॉडीज में रहने वाला है, वो तो कहीं भी स्विम करके चला जाएगा, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी कि उसका तो फर्टिलाइजेशन कभी हो ही नहीं पाएगा, राइट। तो वाटर में रहने वाले प्लांट्स को ये ज़रूरी है, या ये नेचुरली ब्यूटीफुली नेचर ने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि उनके अंदर जो पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन होता है लार्ज नंबर में होता है। ठीक है, इसके अलावा डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, इसमें नेक्टर की कोई ज़रूरत ही नहीं भाई, नेक्टर क्यों चाहिए, नेक्टर की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगा नेक्टर का। ठीक है, नेक्टर की ज़रूरत नहीं है तो नेक्टर का प्रोडक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट कम्स इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर। अगर इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर है तो उसका कैसा फ्लावर होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, फ्रेग्रेंट होना चाहिए, रिच इन नेक्टर होना चाहिए। अभी बताया था मैंने, नेक्टर होगा तभी तो उसको लेने के लिए आपका इंसेक्ट आएगा, कलरफुल होगा, फ्रेग्रेंस होगी तभी तो अट्रैक्ट होकर के आएगा। पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, स्टिकी होगा तभी तो वो जाकर के स्टिक करेगा ना इंसेक्ट के साथ। अगर वो लाइट वेट होगा, फेदरी होगा, विंडी होगा तो क्या होगा,
वो तो उड़ के जब उड़ते हुए जाएगा इंसेक्ट तो वहीं बीच में कहीं गिर जाएगा तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। तो हमेशा वो कैसा होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, जो उसकी बॉडी से स्टिक हो जाए। स्टिग्मा क्या होना चाहिए, वो भी स्टिकी होना चाहिए, ताकि जब आपका आए इंसेक्ट अपने साथ पॉलन ग्रेन लेकर के तो वो पॉलन ग्रेन को अपने अंदर स्टिक कर ले। सर्टेन रिवॉर्ड्स टू पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स को कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। रिवॉर्ड्स का मतलब क्या है, गिफ्ट, एज अ गिफ्ट जाकर के नहीं पकड़ाता है फ्लावर। नेक्टर एक रिवॉर्ड है ना, रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है, हम कोई अप्रिशिएशन देते हैं, गिफ्ट देंगे जिससे कि नेक्स्ट टाइम आप वो काम करेंगे। तो वैसे ही इंसेक्ट है, इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर क्या करते हैं, अपने अंदर से नेक्टर को रिलीज करते हैं, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, जो जूस होता है उनका, उसको लेने के लिए वो बार बार आते हैं फ्लावर के ऊपर, बार बार फ्लावर के ऊपर आते हैं, तो उनकी हेल्प करते हैं, उनका पॉलिनेशन कराते हैं। तो नेक्टर होता है, ठीक है, एडिबल, कुछ पॉलन ग्रेन होते हैं एज फूड, उनको खाने के लिए भी आते हैं। तो इस तरीके से वो एक तरह से फ्लावर जो है वो रिवॉर्ड देता है पॉलिनेटर्स को। प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स, कुछ ऐसे फ्लावर भी हैं जो अपने अंदर, उनके अंदर कुछ स्पेस होता है जिसके अंदर आकर के जो आपके एग्स होते हैं, जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं, वो अपने अंडों को भी आकर के ले कर पाते हैं, एग ले कर पाते हैं। तो वो भी एक प्लस पॉइंट होता है, वो एक रिवॉर्ड की तरह काम करता है आपके इंसेक्ट्स के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया आपके, ये सब एग्जाम्पल्स हो गए, यूका हो गया, एमोर्फोफैलस हो गया, ये सब आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट कम्स आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, लेट्स सी, अभी भी हाँ कुछ तो है, 3 स्लाइड्स है, आज इसको फिनिश करेंगे एनी हाउ। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पे। इस तरीके से हमारा पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। एक बार पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन देख लेते हैं किस तरीके से होता है। आपका यहाँ पे लैंड किया, यहाँ पे ये रहा स्टिग्मा, आपका स्टिग्मा पे आकर के इन पॉलन ग्रेन्स ने लैंड किया। अब देखो बेटा, ध्यान से देखिए, स्टिग्मा के ऊपर आपके 1 2 3 4 5 6 पॉलन ग्रेन्स आकर के लैंड किए हैं, लेकिन जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है वो सिर्फ एक ही ने किया है। ऐसा क्यों? 6 तरह के पॉलन ग्रेन्स आकर के लैंड किए, हो सकते हैं माइट पॉसिबल कि उसमें से एक बात तो एक ही स्पीशीज के हों, बिल्कुल सेम हो, इसी की स्पीशीज के हों, 2-3 अलग हो सकते हैं। 2-3 जो अलग थे वो तो बिल्कुल ही नहीं। अब जैसे गुआवा के ट्री के ऊपर आप मैंगो ट्री का पॉलन ग्रेन आकर के लैंड करेगा तो क्या उसमें से मैंगो ट्री आने लगेगा कुछ टाइम बाद? बिल्कुल नहीं। गुआवा के ट्री के ऊपर, अमरूद के पेड़ के ऊपर अमरूद ही आएगा। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि अगर स्पीशीज अलग है तो वैसे ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा, वो तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। लेकिन मान लो कि अमरूद के पेड़ के ऊपर 3-4 एक साथ ही अमरूद के पॉलन ग्रेन्स आ गए, तब क्यों पार्शियलिटी कि भाई एक कोई ग्रो कराना है, तब तो सबको ग्रो कराना चाहिए। तो होता क्या है, जो पहले पास ऑन करेगा, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है कि स्पर्म तो सब है ना जो एंटर किए, जितने भी एंटर किए वो सबके सब स्पर्म थे, लेकिन एक ही क्यों फ्यूज किया? वो एक इसलिए फ्यूज किया क्योंकि जिसने पहले, जो रेस में फर्स्ट आ गया, जिसने पहले जोना पेलिसिडा की लेयर को ब्रेक कर दिया, ओवम के अंदर की बाहर वाली लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर जोना पेलिसिडा को ब्रेक करके अंदर एंटर कर गया, वो जीत गया। उसके बाद बाहर जितने भी हैं वो सब वेस्टेज हैं, सब बाहर वापस जाइए। तो बस यही वाली स्टोरी है कि यहाँ पर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन वही कर पाएगा जो जीतेगा। जिसने पहले पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर दिया वही मेल गमीट लेकर के चला जाएगा, बाकी सबका रिजेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ तो बिल्कुल फॉर्मेट नहीं हुए, कुछ यहाँ तक आए, लेकिन क्योंकि वो नीचे पहले चला गया तो फर्दर उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, पॉलन ट्यूब के अलावा ये जितने भी हैं आपके, सब मैं ऑलरेडी ऊपर पढ़ा चुकी हूँ, सिनर्जिड्स, एक्सेल, पॉलन न्यूक्लिया, एंटीपोडल, ये सब क्या होता है सब बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। द वेरियस मैकेनिज्म्स टेक discourage self pollination and encourage cross pollination as continued self pollination leads to inbreeding depression. It includes, इसका क्या मतलब होता है? आउट ब्रीडिंग का क्या मतलब होता है? आउट का मतलब बाहर, बाहर वालों के साथ जब ब्रीडिंग कराएंगे तो उसे आउट ब्रीडिंग कहेंगे। इन ब्रीडिंग का मतलब जब अंदर वालों के साथ ब्रीडिंग होगी उसे इन ब्रीडिंग कहेंगे, यानी क्लोज रिलेटिव्स में जब इन ब्रीडिंग हो रही है, जब क्लोज रिलेटिव्स में फर्टिलाइजेशन हो रही है उसे इन ब्रीडिंग कहेंगे। तब आप बोलोगे कि मैम रिलेटिव का टर्म तो ह्यूमन्स में समझ में आता है, प्लांट्स में क्या रिलेटिव्स, प्लांट्स में क्या दिक्कत है, तब तो एक ही जैसे दिखते हैं। बट ऐसा नहीं है, जेनेटिक नेचर तो अलग है ना, जेनेटिक नेचर अलग, फ्लावर का जेनेटिक नेचर अलग होगा, जीन्स अलग होंगी, आपके सेम फ्लावर की जीन्स अलग होंगी। तो अगर एक ही फ्लावर की बार बार फर्टिलाइजेशन होती रहेगी तो इसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इसीलिए क्यों हमारी नॉर्मल जैसे
इसमें बोलते हैं, आपने सुना होगा, ह्यूमन के केस में बोला जाता है कि शादियों के लिए जब आप वेडिंग्स होते हैं तो लोग पहले के टाइम पे कुंडलियां मिलाते थे, गोत्र मिलाते थे। क्लोज रिलेटिव्स में शादी नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्लोज रिलेटिव्स होंगे तो कहीं ना कहीं आपका जेनेटिक में मेकअप जो होगा वो सेम हो सकता है, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगी। जब कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगी तो जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि डिजीज हो जाए वो। ठीक है, आगे देखेंगे। इसी को इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोला जाता है। जब सेम स्पीशीज का बार बार फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। यही सेम चीज फ्लावर्स में भी लागू होती है। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है? जो ये डिस्करेज करता है कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना भाई, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना है, क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, उसको एनकरेज करता है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन से आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट सिंक्रोनाइज्ड। अब कैसे पता चलेगा? ये इसके पास माउथ तो है नहीं कि ये बोल दे कि भाई अच्छा मैं तुम्हारे साथ फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन नहीं कर सकता, मैं तो किसी और के साथ ही करूंगा, ऐसा नहीं बोल सकता। ये हमारे केस में तो पॉसिबिलिटी है ना कि हम मुंह से बोल करके बोल सकते हैं कि यस हम अपने रिलेटिव्स में, क्लोज रिलेटिव्स में कोई रिलेशन नहीं बनाएंगे, हमारे जो रिलेशन हैं वो दूर के साथ ही होने चाहिए, कोई लिंक्ड अप नहीं होना चाहिए। बट ये ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये कैसे बोलते हैं? ये केमिकल्स को रिलीज करके बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं? अगर आप सेम, अब आप बोलोगे कि मैम सेम कैसे, लाइक कैसे? तो अगर एक ही फ्लावर है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने ऑटोगैमी का केस पढ़ा, एक ही फ्लावर है, फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन यानी पॉलन ट्यूब यानी आपका मेल पार्ट, एंथर, स्टिग्मा, ठीक है, जो कि स्टेमन बना रहा था, इसका डेवलपमेंट, और आपका फीमेल पार्ट यानी पिस्टल का डेवलपमेंट, अगर ये अलग अलग टाइम पे करा दिया जाए, मतलब पिस्टल का डेवलपमेंट हो रहा है बहुत लेट और पहले से रेडी हो गया, पॉलन ग्रेन रेडी है, स्टेमन रेडी है, तो डिहाइसेंस हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद ये फटेगा तो उसके बाद पॉलन ग्रेन की अपनी लाइफ स्पैन होती है ना, लाइफ स्पैन हर पॉलन ग्रेन की नहीं होती है मिलियंस ऑफ ईयर्स तक की, कुछ आपके कुछ मिनट्स तक सर्वाइव करने वाले होते हैं, 20 to 30 मिनट्स तक ही सर्वाइव करते हैं, कुछ आवर्स में सर्वाइव करते हैं, कुछ मंथली सर्वाइव करते हैं, कुछ ईयर्स में सर्वाइव करते हैं। तो अगर उनका टाइम पीरियड कुछ मिनट्स का है तो फिर तो वायबिलिटी खत्म, मर गए, हो गई खत्म कहानी, तो ऑटोगैमी नहीं हो पाएगी। तो ये क्या कैसे करते हैं ये लोग? उन पॉलन ग्रेन्स के अंदर, मतलब ऑटोगैमी को रोकने के लिए पॉलन ग्रेन रिलीज होता है और स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है, यानी स्टिग्मा की एक मेच्योरिटी है ना, ऐसा थोड़ी है कि स्टिग्मा अभी फ्लावर छोटा सा है, जैसे ही फ्लावर खुला, बड जैसी फ्लावर में कन्वर्ट हुआ, वैसे ही स्टिग्मा जो है वो रिसीव करने के लिए रेडी हो गया कि पॉलन ग्रेन मैं फर्टिलाइजेशन करने के लिए रेडी हूँ। पॉलन स्टिग्मा की अपनी एक रिसेप्टिविटी होती है। रिसेप्टिविटी का मतलब एक टाइम पीरियड के बाद, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर प्यूबर्टी आने के बाद ही फीमेल बॉडी या मेल बॉडी सेक्सुअली एक्टिव हो पाती है, वैसे ही फ्लावर के अंदर है कि रिसेप्टिविटी पीरियड होता है, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी आएगी तभी पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो इन दोनों का टाइम पीरियड नॉट सिंक्रोनाइज्ड कर दीजिए। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है एक ही टाइम पे, अगर ये एक ही टाइम पे प्रोड्यूस होंगे तब तो फर्टिलाइजेशन कर देंगे, तब तो पॉलिनेशन भी होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा। लेकिन अगर ये नॉट सिंक्रोनाइज्ड है, मतलब अलग अलग टाइम पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो स्टिग्मा हो रहा है 2 महीने बाद प्रोड्यूस रेडी हो रहा है और पॉलन ग्रेन रेडी 2 महीने पहले हो गया, तो कैसे हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो ऑटोमेटिकली ये एक प्रोसेस हो सकता है जिससे हम लोग पॉलिनेशन को रोक सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं। इसके अलावा एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। अगर उस फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा अलग अलग पोजीशंस पे हो, अगर फ्लावर है सेम है भी मान लो, तो एंथर अलग पोजीशन पे है और स्टिग्मा अलग पोजीशन पे है। किसी फ्लावर के अंदर एंथर एकदम छोटा सा है, स्टिग्मा अलग है, या फिर डिफरेंट फ्लावर्स हैं तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो उस केस में भी सिंक्रोनाइज, उस केस में भी ऑटोगैमी को हम लोग रोका जा सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं। इसके अलावा इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन इनटू पिस्टल, पिस्टल के अंदर पॉलन जर्मिनेशन को रोक करके प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर एक ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो ये सब हमें नहीं करना, मतलब हमको करने की जरूरत नहीं है, नेचर कर रहा है ऑटोमेटिकली, या तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस कर रहा है, एक ही सेक्स प्रोड्यूस हो रहा है तो हो गई, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, ऑटोगैमी रुक गई। इसके अलावा सिंक्रोनाइजेशन नहीं है दोनों के अंदर, अगर वो ऑटोगैमी सेम ही फ्लावर है लेकिन मेल गैमीट फीमेल गैमीट, मेल पार्ट फीमेल पार्ट अलग अलग प्रोड्यूस हो रहे हैं तो भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो इस तरीके से आपका नेचुरली प्रोडक्शन होता है, नेचुरली रुकते हैं कौन? फ्लावर्स। इसके अलावा पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, व्हाट इज पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन? जो अभी तक इंटरैक्शन बता रहे थे उसी को पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन कहते हैं। पॉलन का मतलब पॉलन ग्रेन, पिस्टल का मतलब फीमेल पार्ट, ये दोनों इंटरैक्ट करेंगे तो उसे पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन कहेंगे। ठीक है, किस तरीके से होगा भाई? द पिस्टल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, पिस्टल क्या था?
पिस्टिल ये था, पिस्टिल आपका ये था जो हमने बनाया था, ये है आपका पिस्टिल, कंप्लीट पिस्टिल है, इसको हम लोग कंप्लीट पिस्टिल बोल रहे हैं। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी, इनको पिस्टिल बोलते हैं। तो पिस्टिल के पास एबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज करने की, क्या, कंपैटिबल पॉलन ग्रेन को। अभी बताया मैंने कि अमरूद के पेड़ के ऊपर आकर के अगर आम का पॉलन ग्रेन आएगा तो वो नहीं ग्रो कर पाएगा, क्योंकि पिस्टिल के पास वो एबिलिटी है, वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये मेरा पॉलन ग्रेन नहीं है, इसकी ग्रोथ नहीं करानी है, केमिकल्स रिलीज होते हैं उनकी बॉडी से। सो कंपैटिबल पॉलन ग्रेन टू इनिशिएट पोस्ट पॉलिनेशन। पोस्ट पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेशन के बाद का प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए स्टिग्मा के पास एबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज करने की। इवेंट दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, तो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट तभी स्टार्ट होगा जब वो उसकी तरह का प्लांट है, उसकी तरह का पॉलन ग्रेन है, उसके टाइप का पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब, फिर अगर हो गया, मान लो सेम हो गया, तो पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करेगा थ्रू जर्म पोर। पॉलन ग्रेन ये था पॉलन ग्रेन, ठीक है, नहीं सॉरी, पॉलन ग्रेन कुछ इस तरीके से था जिसमें जर्म पोर प्रेजेंट थे, ठीक है, ये था पॉलन ग्रेन आपका। अब यहाँ से जर्म पोर यही तो थे ना, अब यहीं से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो पिस्टिल हैवेबिलिटी ये हो गया था। पॉलन ग्रेन प्रोड्यूसेस पॉलन ट्यूब थ्रू जर्म पोर टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ पॉलन गमीट बाय एम्ब्रियो टू एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो इसके थ्रू ही आपका पॉलन ग्रेन के थ्रू आपका गैमीट जाएंगे, दो जर्म पोर्स थे ना, दो पॉलन ट्यूब के थ्रू आपके जाएंगे दो मेल गैमीट्स, और ये जाकर के फर्टिलाइजेशन कराएंगे। नेक्स्ट कम्स योर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। आर्टिफिशियल क्या है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? आर्टिफिशियल का मतलब जो आप करा रहे हो, जो नेचुरली नहीं हो रही। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब मेटिंग कराना। तो जब आप मेटिंग करा रहे हो, अपने आप फ्लावर नहीं कर रहा, उसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो क्रॉसिंग डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पीशीज, जब आप दो डिफरेंट वैरायटी स्पीशीज की क्रॉस करा रहे हो, कैसे? हाइब्रिड इंडिविजुअल, और उनको हाइब्रिड इंडिविजुअल बना रहे हो। दो डिफरेंट स्पीशीज को क्रॉस करा करके एक हाइब्रिड इंडिविजुअल बना रहे हो विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट प्लांट। पेरेंट प्लांट जो स्टार्टिंग में जो ग्रोथ हुई थी, मतलब एक प्लांट दूसरी स्पीशीज का, दूसरा प्लांट दूसरी स्पीशीज का, जब इनको आपने हाइब्रिडाइजेशन कराया तो अब जो नया ग्रोथ होगी, नया प्लांट का प्रोडक्शन होगा या नया एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होगा, उसके अंदर वो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, इसलिए आपने ऐसा कराया, ठीक है। इसी को हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स फॉर पॉलिनेशन, स्टिग्मा प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन। इसका मतलब क्या है? अब आप डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को लाओगे पॉलिनेशन कराने के लिए और स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करोगे कंटामिनेशन होने से, अपनी हिसाब से काम करोगे, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को करने के लिए हमको दो प्रोसेस चाहिए होता है, दो तरह के स्टेप्स चाहिए, जिसको हम लोग एक को कहते हैं इमास्कुलेशन, दूसरा होता है बेगिंग। इमास्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर, यानी अब देखो एक फ्लावर है, एक फ्लावर के अंदर आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसके अंदर मेल पार्ट भी है, उसके अंदर फीमेल पार्ट भी है, लेकिन तुमको क्या कराना है? एक हाइब्रिडाइज फ्लावर बनाना है इससे। तो तुम क्या करोगे उसका? अब तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन कराना है तो उसको तो पहले तो तुम्हें सेल्फ पॉलिनेशन रोकना पड़ेगा, भाई खुद में ही ऑटोगैमी ना कर ले, ये सेल्फ पॉलिनेशन ना करे, उसको रोको पहले। तो उसको रोकने के लिए क्या करोगे? उसके एंथर को रिमूव कर दोगे। जब उसके एंथर को काट के रिमूव कर दोगे तब तो बस पिस्टल पिस्टल ही बचा हुआ है, तो अब तो तुम अपने हिसाब से जो कराना है कराओ। तो दिस प्रोसेस इज इमास्कुलेशन, जब आप एंथर को रिमूव कर देते हैं। बेगिंग का मतलब क्या होता है? फ्लावर कवर्ड, बेगिंग का मतलब बैग लगा देना। तो क्या करोगे आप? उस जो पिस्टल बचा हुआ है उसके ऊपर अब बैग लगा दोगे आप। कब लगाया बैग? आपने पहले जो आपको डिजायर्ड पॉलन ग्रेन चाहिए था दूसरी स्पीशीज का, वो लेकर के आए, उस पर अपने हाथों से आर्टिफिशियली स्प्रेड कर दिया, ठीक है, स्प्रिंकल कर दिया, और उसके बाद उस पर बैग की कवरिंग कर दी। अब आप बोलोगे बैग की कवरिंग करने की क्या जरूरत थी? ताकि कंटामिनेशन ना हो। पॉसिबिलिटी थी ना कि आकर के उस पर कोई और लैंड कर जाए उस टाइम पे और किसी और ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाए, तो फिर जो आप करना चाहते थे वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए कंटामिनेशन को रोकने के लिए हमने एक बैगिंग कर दी, ठीक है। सो बैगिंग क्या है? फ्लावर कवर्ड बैग मेड अप ऑफ बटर पेपर का बना होता है। फ्लावर कवर्ड बैग मेड अप ऑफ बटर प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा फ्रॉम अनवांटेड पॉलन। जो पॉलन ग्रेन आपको नहीं चाहिए वो वाले पॉलन ग्रेन आपके लिए अनवांटेड है, उससे कंटामिनेशन रोकने के लिए हम बैगिंग करते हैं। बैग्ड फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी। बैग फ्लावर जब रिसेप्टिविटी को अटेन करेगा, जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा, उस पर फिर हम मैच्योर पॉलन ग्रेन को डस्ट कर देंगे स्टिग्मा के ऊपर, फिर रीबैग करेंगे, फ्रूट अलाउड टू डेवलप, ठीक है। ये दोनों केस में कर सकते हैं हम। एंथर को सबसे पहले रिमूव किया फ्लावर से, उसके बाद हो सकता है कि तब तक आपका स्टिग्मा रेडी नहीं था किसी भी पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए, तो हमने उसको
बैगिंग कर दी, कवर कर दिया और उसको छोड़ दिया उसको अंटिल कि जब तक वो मैच्योर हो जाए, रिसेप्टिविटी गेन कर ले किसी भी पॉलन ट्यूब को, पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए। फिर जब हमको लगा कि ये मैच्योर हो गया तो अपनी डिजायर्ड पॉलन ग्रेन जो हम स्प्रिंकल करना चाहते थे, जो हम चाहते हैं, उसको फिर स्प्रिंकल किया और रीबैक कर दिया, जिससे कि अब आराम से फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाए, अंदर का जो भी प्रोसेस है वो हो जाए। हम कोई और फ्लावर या कोई और एंथर उस पर नहीं चाहते कि उस पर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो, पॉलन ग्रेन आए, इसलिए हम बार बार ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये दो प्रोसेस, दो मेथड्स के थ्रू हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं। ठीक है, ओके। डबल फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? अब इस प्रोसेस के बाद जो हुआ, मतलब अब ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ जाता है कि अब क्या होगा, अब होगा डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है? एक बार पॉलन ग्रेन, वही सेम वाला डायग्राम आ गया, ये जो आपने देखा था स्टार्टिंग में, हमने एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन पढ़ा था, वापस से वो डायग्राम, लेकिन ये वाला डायग्राम कुछ अलग है। ठीक है, तो ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप क्रॉस करके चल सकते हैं अपने माइंड से, लेकिन हाँ ये वाला डायग्राम आपको अगेन याद करने की जरूरत होगी। सेम ही डायग्राम है, कुछ भी नहीं है, एम्ब्रियो सैक जो देखा था वो इसके बाद ही बना था, तो यही वही सेम डायग्राम है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है? डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? दो बार फर्टिलाइजेशन होना। ठीक है, नाम से हमको समझ में आ रहा है। सो आफ्टर एंटरिंग दी वन ऑफ दी सिनर्जिड, क्या हमने देखा था किस तरीके से अरेंजमेंट था? तीन ऊपर सेल्स हो गए जिसको हमने एंटीपोडल सेल्स बोला, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? चलाजल एंड की तरफ प्रेजेंट है, इसलिए AC से याद कराया। ठीक है, तीन सेल्स नीचे प्रेजेंट है माइक्रोपाइलर एंड पे, जिसमें कि दो सिनर्जिड्स हैं, एक एग सेल है, तीनों को मिलाकर के हम लोग एग अपैरेटस बोल रहे थे इसको। ठीक है, तो अब यहाँ से एंट्री होगी किसकी? आफ्टर एंटरिंग दी वन ऑफ दी सिनर्जिड, एक सिनर्जिड के थ्रू एंटर करेगा। क्या एंटर करेगा? ईच पॉलन ग्रेन रिलीजेस 2 मेल गैमीट। ये पॉलन ट्यूब था, ये पॉलन ट्यूब एंटर कर रहा था, इस पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमीट था। ठीक है, अब ये 2 मेल गैमीट जब पॉलन ट्यूब के अंदर एंटर किया, कौन से पॉलन ट्यूब? एक सिनर्जिड सेल के थ्रू एंटर करेगा 2 मेल गैमीट्स को लेकर के। ठीक है, 2 मेल, एक पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट्स होते हैं, एक पॉलन ग्रेन 2 मेल गैमीट्स को कैरी करता है। कैसे? 2 सेल स्टेज पे मिल रहा था ना, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल पे, तो वही 2 सेल स्टेज पर एक पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। 1 मेल गैमीट्स फ्यूजेस विद एग, इसमें से एक जो है वो एग के साथ फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, एक जो था वो एग के साथ फ्यूज कर जाएगा। दूसरा, जिसको हम लोग सिनगैमी बोलते हैं, जब भी आपका फर्टिलाइजेशन होती है, जब भी एग के साथ फ्यूजन होता है, सिन का मतलब होता है मिलना और गैमी का मतलब होता है फॉर्मेशन, फ्यूजन। तो सिनगैमी होता है जब आपका एग के साथ फ्यूजन होता है, उसे सिनगैमी बोलते हैं। तो जब एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा एग के साथ, उसे सिनगैमी बोलेंगे, और अदर मेल गैमीट जो एक बचा हुआ है वो फ्यूज करेगा 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जो सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे उनके साथ, यहाँ पे प्रेजेंट है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करेगा, तो उसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। अब आप बोलोगे ट्रिपल फ्यूजन कैसे हुआ? 3 फ्यूजन हो गए ना, एक नीचे की तरफ फ्यूज हुआ, एक बार फ्यूज हुआ एक सेल स्टेज के साथ, तो उसे फर्स्ट फ्यूजन बोल दिया। ऊपर जो सेल दोबारा फ्यूजन हुई, जो दूसरा मेल गैमीट बचा था, जब वो फ्यूज किया तो वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन हुआ, तो वहां पे क्या हुआ? 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन हुआ, तो ये मिलाकर के ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन हुआ तो उसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ट्रिपल फ्यूजन हो गया, ऊपर वाले के साथ 2 पोलर न्यूक्लियाई और इसका एक मेल गैमीट, तीनों मिलकर के फ्यूज किए, तो इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। टू प्रोड्यूस ट्रिपलॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसके फ्यूजन के पास क्या बनेगा? 3n सेल स्टेज बनेगी। अभी तक हमको पता है कि जब भी दो चीजें फ्यूज करती हैं तो 2n बना देती हैं, n and n कंबाइन करके 2n बनाता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व है और कहीं किसी प्रोसेस में 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो इसलिए ये ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे इसको। और ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है तो क्या बनाएगा? ये ट्रिपलॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देगा। ट्रिपलॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, ये बना लेगा। Since 2 types of fusion takes place, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप ऑफ फ्यूजन हो रहा है इन एम्ब्रियो सैक, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि 2 टाइप का फ्यूजन, अब 2 टाइप का फ्यूजन कहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है? एक तो सेंटर में हो रहा है, ठीक है, एक सेंटर में फ्यूजन हो रहा है, और एक सिनर्जिड के पास एग अपैरेटस में एग के साथ हो रहा है, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला? क्योंकि सेंटर में आकर के 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट का न्यूक्लियस आकर के फर्टिलाइज कर रहे हैं, फ्यूजन कर रहे हैं, तो ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन होती है एंजियोस्पर्मिक फ्लावर या प्लांट के अंदर। द PEN क्या था? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म एंड जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। नीचे जो जाइगोट, जो एग के साथ फ्यूजन हुई थी, वो जाइगोट बना लेगा और वही फर्दर जाकर के एम्ब्रियो बना लेगा। सेंटर में जो PEN था,
प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस वो किसका फॉर्मेशन कर लेगा, वो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर लेगा। कोकोनट के अंदर टेंडर जो होता है, कोकोनट वाटर, कच्चा वाला जो नारियल पानी आप लोग पीते हैं, तो पानी क्या होता है उसके अंदर, पीएन होता है, वो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस ही होता है, एंडोस्पर्म ही होता है जो आप पानी का कंजप्शन करते हैं, कोकोनट वाटर लेते हैं, ठीक है। ओके, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स क्या क्या है, फर्टिलाइजेशन हो गई है, इंक्लूड्स एंडोस्पर्म्स एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया जो पीएन ने बनाया, और साथ ही साथ एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन हो गया जो एग के साथ फ्यूजन के बाद बना, इन सब का डेवलपमेंट होगा। मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट, हमें पता है उसके बाद जो ओव्यूल्स अंदर प्रेजेंट होंगे वो मैच्योर होंगे सीड्स के अंदर, ओवरी जो प्रेजेंट था वो फ्रूट के अंदर मैच्योर होगा। एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होता है, पीईएन होता है, जो यहाँ पे प्रेजेंट है पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये डिवाइड करेगा बहुत टाइम्स, मेनी टाइम्स टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू हैविंग रिजर्व फूड मटेरियल। ये बहुत बार डिवाइड करेगा, अपने आप को डिवाइड करता रहेगा, क्योंकि डिवाइड करते करते ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बना देगा जिसके पास बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ये रिजर्व फूड मटेरियल की जरूरत क्यों है, अभी बॉडी जो है, जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो स्टेज में है, उसको डेवलप होना है, बहुत सारे खाने की जरूरत है, वो खाना इसको ये प्रोवाइड करेगा, पीईएन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट, टू टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, दो तरह के एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, एक होता है फ्री न्यूक्लियर टाइप जो कि कॉमन मेथड है, एक होता है सेलुलर टाइप, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर टाइप, कॉमन मेथड, सेलुलर टाइप, नॉन एल्ब्यूमिनस एंड एल्ब्यूमिनस टाइप। तो सेलुलर टाइप के अंदर का फर्दर डिवीजन है, सेलुलर टाइप का सब टाइप होता है, एक होता है नॉन एल्ब्यूमिनस, दूसरा होता है एल्ब्यूमिनस। एंडोस्पर्म जब कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाए, सेंटर में जो एंडोस्पर्म बना था पीईएन के बाद, अगर वो कंप्लीटली यूटिलाइज हो जा रहा है, मतलब जब आपका लास्ट में सीड बन रहा है, जो ओव्यूल है वो सीड का फॉर्मेशन कर रहा है, उस टाइम पे आपका एंडोस्पर्म कंप्लीटली अगर यूटिलाइज है तो उसको बिफोर मैच्योरेशन ऑफ सीड, सीड के बनने से पहले अगर एंडोस्पर्म पूरी तरीके से हो गया, क्या यूटिलाइज हो गया, तो उस केस में उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस बोलते हैं। एल्ब्यूमिनस क्या होता है, अ पोर्शन ऑफ एंडोस्पर्म रिमेन इन मैच्योर सीड, एग्जांपल व्हीट, मेज एंड कैस्टर। अगर कुछ पोर्शन एंडोस्पर्म में एंडोस्पर्म का रह जाता है सीड बनने के बाद भी, तो उसे हम लोग एल्ब्यूमिनस सीड, एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। जिसका नहीं रहता है उसको नॉन एल्ब्यूमिनस बोलते हैं। और एक इसका टाइप है सेलुलर टाइप का है, ठीक है। और फ्री न्यूक्लियर टाइप क्या है, कॉमन मेथड है, इसी का एग्जांपल है आपका कोकोनट वाटर, ठीक है। कोकोनट वाटर आपका इसका एग्जांपल होता है फ्री न्यूक्लियर टाइप का, फ्री न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, जो आप पानी कंटेन करते हो ना, आपका उसका फ्री न्यूक्लियस खाते हो, पीते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है एम्ब्रियो। व्हाट इज एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो आपके जाइगोट के बाद बनता है, उसे एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो डेवलप्स एट माइक्रोपाइलर एंड, अभी बताया था मैंने आपको माइक्रोपाइलर एंड, कैसे याद करोगे, एमपी, एमपी यही जाकर के फर्दर पीएम बनेगा, फर्दर जाकर के डेवलपमेंट करेगा और कुछ काम की चीज बनाएगा। तो माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एम के थ्रू एंटर करेगा पॉलन ट्यूब, पी एंटर करेगा और एमपी बना देगा और फर्दर जाकर के एम्ब्रियो बना देगा। तो एम्ब्रियो डेवलप्स एट माइक्रोपाइलर एंड एंड एम्ब्रियो सैक वेयर जाइगोट इज लोकेटेड, यहाँ पे जाइगोट प्रेजेंट था, वो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, जो कि माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट हो रखे हैं। फिर आता है एम्ब्रियोजेनी। व्हाट इज एम्ब्रियोजेनी, अब एम्ब्रियोजेनी का मतलब क्या हुआ, जेनी वर्ड, जेनेसिस वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, फॉर्मेशन के लिए। तो एम्ब्रियोजेनी का मतलब अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जब अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है उसे एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। द जाइगोट गिव राइज टू प्री एम्ब्रियो and subsequently to the globular embryo consist of, सबसे पहले जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो अचानक से बड़ा सा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, सबसे पहले जाइगोट बना, उसके बाद प्री एम्ब्रियो बनेगा, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा। तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या होता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, कॉटिलेडन होता है, प्लूम्यूल और रेडिकल होता है। अब आप बोलोगे मैम ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा उस एम्ब्रियो से ही एक फर्दर पूरे प्लांट का फॉर्मेशन होना है, वो एक फ्यूचर प्लांट है ना, तो फ्यूचर सीड से फ्यूचर प्लांट बनेगा। उस सीड के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ग्लोबुलर एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो एक तो प्लूम्यूल होना चाहिए। ये प्लूम्यूल क्या करता है, प्लूम्यूल आपका शूट का फॉर्मेशन करेगा, जो आपका शूट यानी ग्राउंड के ऊपर वाला जो भाग है वो सब प्लूम्यूल से आता है। रेडिकल रूट का फॉर्मेशन करता है, ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट जो रूट है वो रेडिकल से आता है, रेडिकल उसका इनिशिएटिंग पार्ट है। और कॉटिलेडनल एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होता है, कॉटिलेडन्स क्या होते हैं आपके सीड के अंदर, मोनोकॉटिलेडनल
प्लांट होता है, डाइकोटिलेडोनस प्लांट होता है। डाई का मतलब 2, ऐसे सीड्स जो 2 भाग में बट जाए, बीच में से तोड़ो तो 2 डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, उसे डाइकोटिलेडोनस प्लांट बोलते हैं। मोनो, कितना भी तोड़ने की कोशिश करो नहीं बढ़ सकता, उसे मोनोकोटिलेडोनस प्लांट बोलते हैं। तो मोनोकोटिलेडन का एग्जांपल क्या है, कोटिलेडन एक होगा, कोलोराइजा एंड कोलोप्टाइल, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन डायग्राम है। स्क्यूटिलम इज इक्वल टू कोटिलेडन, कोटिलेडन बनाएगा मोनोकॉट्स के अंदर। कोलोराइजा क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड शीट की कवरिंग होती है जो कि रेडिकल एंड रूट कैप पे प्रेजेंट होती है, उसे कोलोराइजा बोलते हैं। राइजा का मतलब होता है रूट, तो रूट या रूट कैप के ऊपर रेडिकल से ही रूट कैप बन रहा था, तो कोलियोराइजा प्रेजेंट होगा। कोलियोप्टाइल मतलब शीट कवरिंग होती है प्लूम्यूल के अंदर, उसे कोलियोप्टाइल बोलते हैं। सीड क्या होता है, फर्टिलाइज्ड होता है, मैच्योर ओव्यूल होता है जो कि फर्दर जाकर के सीड में कन्वर्ट होता है। सीड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, कोटिलेडन प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। सीड कोट प्रेजेंट होता है जो कि एक डबल लेयर स्ट्रक्चर है, जो कि इंटेग्यूमेंट जो हमने सेल में पढ़ा था वही जाकर के सीड कोट का फॉर्मेशन कर रही है। टेस्टा है, आउटर कोट को टेस्टा कहते हैं, टेगमेन इनर कोट को कहते हैं सीड के, ठीक है। एंड देन कम्स माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइलर एंड था, स्मॉल ओपनिंग है जो कि सीड कोट का फॉर्मेशन करेगी, वहीं से सीड कोट का फॉर्मेशन होगा जब एम्ब्रियो बन जाएगा। इट फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ वाटर, यही फैसिलिटेट करता है वाटर की एंट्री को एंड ऑक्सीजन की एंट्री को सीड के अंदर, ठीक है। जर्मिनेशन के दौरान, जर्मिनेशन के टाइम पे एंट्री, पहले से उसके पास ऑक्सीजन का गेन एक्सचेंज होना चाहिए, वाटर का एक्सचेंज होना चाहिए, तभी तो उसमें फॉर्मेशन होगा ना, इसका फूड आपका जर्मिनेट कर पाएगा सीड। हाइलम क्या होता है, स्कार होता है सीड कोट का, सीड कोट के ऊपर एक स्कार होता है, यही सब प्रोसेस, वही सब पार्ट्स हैं जो कि फर्दर जाकर के अब हम आगे पढ़ रहे हैं। सीड क्या है, एल्ब्यूमिनस हो सकता है, नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकता है। एल्ब्यूमिनस कौन सा था, जिसमें पूरी तरीके से कंज्यूम हो गया था एंडोस्पर्म, नॉन एल्ब्यूमिनस जिसमें कंज्यूम नहीं हुआ था। पेरिस्पर्म और डोरमेंसी क्या होता है, पेरिस्पर्म होता है न्यूसेलस जो कि परसिस्टेंट रह गया, ब्लैक पेपर के अंदर रह जाता है। न्यूसेलस जो थे, कुछ सेल्स थे जो कि उस टाइम पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे थे डेवलपिंग एम्ब्रियो को, वो अगर सीड के बाद भी परसिस्टेंट रह गए तो उसे पेरिस्पर्म बोलते हैं। डोरमेंसी क्या होता है, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी का मतलब वो टाइम पीरियड, वो फेज जिस टाइम पे आपका जो सॉइल है वो इनएक्टिव फेज में है। इनएक्टिव फेज में मतलब उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, सीड के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, उसे डोरमेंसी कहते हैं। द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू वॉल ऑफ फ्रूट, उसको पेरिकार्प बोलते हैं। ओवरी आपका फ्रूट में डेवलप हो रहा था, फ्रूट के डेवलपमेंट के दौरान वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, उसे हम पेरिकार्प बोलते हैं, जो बाहर आउटर कवरिंग होती है। इन ट्रू फ्रूट ओनली ओवरी कंट्रीब्यूट्स इन फ्रूट फॉर्मेशन, ट्रू फ्रूट के अंदर ओवरी ही फ्रूट में कन्वर्ट होगा, लेकिन फॉल्स फ्रूट के अंदर ओवरी के साथ साथ कुछ अदर पार्ट्स भी आपके प्लांट के इन्वॉल्व हो जाते हैं फ्रूट फॉर्मेशन में, उसे हम लोग फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। यानी इन ट्रू फ्रूट ओनली ओवरी कंट्रीब्यूट्स इन फ्रूट फॉर्मेशन, इन फॉल्स फ्रूट थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट्स इन फ्रूट फॉर्मेशन, थैलेमस भी उसमें अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे देता है, उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एपोमिक्सिस का मतलब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी मिक्सिस है ना, मिक्सिस से आप याद रखेंगे, मिमिक्स करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल करता है, पर एक्चुअली में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है। यानी सीड फॉर्म होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड का तो फॉर्मेशन होगा, और हमने अभी तक पढ़ा था कि सीड का फॉर्मेशन तभी होगा जब फर्टिलाइजेशन होगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की मिमिक्री होती है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन को मिमिक किया जाता है, बट फर्टिलाइजेशन हो नहीं रही, यानी सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं चल रहा है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही है, सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, बट है क्या, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फॉर्मेशन ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स कैसे बनती हैं, डिप्लॉइड सेल होता है, फॉर्म्ड होता है विदाउट मियोसिस। अब ऑब्वियसली मैंने आपको बोला यहाँ पे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चल रहा है, मतलब मियोसिस की तो जरूरत ही नहीं है, तो डिप्लॉइड सेल बनेगा, 2n होगा, 2n ही रहेगा, और ये फर्टिलाइजेशन, इसमें मियोसिस प्रोसेस नहीं होगा। डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, यही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगा। एम्ब्रियो क्या होता है, अगेन 2n होता है, तो इस 2n से 2n बन जाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट डेवलपमेंट, विदाउट मियोटिक डिविजन, ठीक है। सेल ऑफ न्यूसेलस, 2n होते हैं, सराउंडिंग बाय एम्ब्रियो सैक, इसको सराउंड करेंगे आपके न्यूसेलस के सेल, ठीक है। अब ये जो न्यूसेलस के सेल थे जो सराउंड कर रहे हैं, ये प्रोट्रूड कर जाएंगे, प्रोट्रूड का मतलब होता है एंटर कर जाना,
ये जा करके प्रोट्रूड कर जाएंगे, अंदर एंटर कर जाएंगे ये सेल्स, एम्ब्रियो सैक के अंदर डेवलप कर लेंगे एम्ब्रियोज को। एग्जाम्पल होता है सिट्रस फ्रूट और मैंगोज का। देन कम्स पॉली एम्ब्रियो, पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली का मतलब मल्टीपल्स, मैनी, बहुत सारे, ठीक है। एम्ब्रियोनी का मतलब बहुत सारे एम्ब्रियोज। जब किसी भी फ्रूट के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज प्रेजेंट होते हैं तो उसे पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, एक सीड के अंदर जब बहुत सारे एम्ब्रियोज प्रेजेंट हैं तो उसे पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है, ठीक है। ऑफन एसोसिएटेड विद एपोमिक्सिस, ज्यादातर ये एपोमिक्सिस फ्लावर के अंदर होता है, जो एपोमिक्सिस फ्लावर जनरेट हो रहे थे उनके अंदर ज्यादातर पाया जाता है। और एग्जाम्पल होता है इसका सिट्रस एंड ग्राउंडनट, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस। आई होप आपको क्लास समझ में आई, ठीक है। दिस एंड्स योर कंप्लीट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चैप्टर खत्म हो गया, कंप्लीटली एंड हो गया। I have given my best to explain this chapter to you in short and crisp form. Obviously, we have not dealt with the entire syllabus, entire chapter in details because it takes a lot of time. This is a huge chapter, huge chapter of class 12. एक one of the huge chapter में consider किया जाता है ये class 12 का। तो इसमें हमें short हमने कोशिश किया कि 2 classes में इसको ख़त्म करने की कोशिश की। जो slides थी उसके अंदर कितने 7 पेजेस थे, बट 7 पेजेस में आई ट्राइड माई बेस्ट टू इनपुट ईच एंड एवरी पॉसिबल इंफॉर्मेशन ऑफ दिस चैप्टर इनटू 7 स्लाइड्स। और मैंने डाला भी है, सारा कुछ कवर कर दिया है, कुछ भी कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। आप अगर ऐसे करके भी पीडीएफ्स के फॉर्म्स में अगर रिविजन्स करेंगे बिफोर योर एग्जाम तो दैट विल बी मोर देन इनफ एंड बहुत अच्छी रिविजन हो जाएगी आपकी। बहुत ज़्यादा प्रेशर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे भी धीरे धीरे करके हम पीडीएफ्स को एक करके चैप्टर्स को फिनिश करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर आई थिंक कि जो नेक्स्ट क्लास में आपका कवर किया जाएगा दैट विल बी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बिकॉज रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो पहले रिप्रोडक्शन वाली यूनिट को कवर करेंगे। तो दैट चैप्टर विल बी ह्यूमन रिप्रोडक्शन मोस्ट प्रोबेबली। ओके, सो टिल देन रिवाइज योर सिलेबस, prepare well for your board exams and all the very best. Thank you. हाँ, ये वाली क्लास तो हो गई।